फिलहाल वॉइस ऐप ही रिकॉर्ड करेंगे। चलो और सिस्टम पे भी देखेंगे, सिस्टम पे मत हो रहा है। नहीं, ओके। तो आज का डेट है 24। 24/09/22। तो जो हमने कल पढ़ा वो आप लोगों ने रिवाइज किया? यस सर। सबने रिवाइज किया? जल्दी बताओ। यस सर। ओके। तो आज हमें पढ़ना है एक नया टॉपिक, दैट इज मोहर कॉलम थ्योरी। ओके। आपको पता है एक सॉइल मास जो है उसमें क्या होते हैं? सॉइल पार्टिकल्स होते हैं और वॉइड्स होते हैं। और जब एक सॉइल मास में shear फेलियर आता है तो क्या होता है? स्लिपेज ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। ठीक है, जब एक सॉइल मास में shear फेलियर आता है तो क्या होता है? स्लिपेज ऑफ पार्टिकल्स जो है होता है। किस पे होता है? ऑन द फेलियर प्लेन। ठीक है, slippage of particles takes place on the failure plane। तो ये है फेलियर प्लेन। यहां पे जो पार्टिकल्स होंगे वो स्लिप करते हैं। तो वही मैंने बोला, शेयर फेलियर जब आता है तो स्लिपेज ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस। नाउ एट द टाइम ऑफ फेलियर, फेलियर के टाइम जो शेयर स्ट्रेसेस होते हैं फेलियर प्लेन पे, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फेलियर जो शेयर स्ट्रेसेस होते हैं फेलियर प्लेन पे वो डिपेंड करते हैं किस पे? नॉर्मल स्ट्रेस पे। एट द टाइम ऑफ फेलियर जो शेयर स्ट्रेसेस होते हैं इस फेलियर प्लेन पे वो डिपेंड करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस पे। और यहीं पे आया मोहर। मोहर ने बताया, मोहर ने बताया एट द टाइम ऑफ फेलियर शेयर स्ट्रेसेस एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस एक क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या बताया मोहर ने? मोहर ने बताया एट द टाइम ऑफ फेलियर ऑन द फेलियर प्लेन शेयर स्ट्रेसेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है वो एक क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। फर्दर उसने बोला, फर्दर उसने बोला कि ऑन दिस फेलियर प्लेन एट द टाइम ऑफ फेलियर जो शेयर स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं वो एक फंक्शन है किसके? नॉर्मल स्ट्रेस के। फर्दर उसने बोला एट द टाइम ऑफ फेलियर जो शेयर स्ट्रेस एक्ट हो रहे हैं इस प्लेन पे वो फंक्शन है नॉर्मल स्ट्रेस पे। ठीक है, तो जो शेयर स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ फेलियर एक्ट हो रहे हैं उसको हम रखेंगे टाउ एफ। ठीक है, तो मोहर ने बताया टाउ एफ जो है दैट इज फेलियर शेयर स्ट्रेसेस ऑन द फेलियर प्लेन वो एक फंक्शन है नॉर्मल स्ट्रेस के। नव आपको पता है मैक्सिमम shear stresses which can be mobilized within a soil mass। ठीक है, आपको पता है मैक्सिमम shear stresses जो मोबिलाइज हो सकते हैं विद इन अ सॉइल मास उसको हम बोलते हैं shear strength of soil। तो फेलियर shear stresses क्या होंगे? shear strength of soil। तो दैट मीन्स हमें shear strength of soil होगा बराबर फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। यहां तक समझ आया सबको? सर रिपीट कीजिए। कहाँ पे? टाउ एफ इक्वल टू एस। हाँ, टाउ एफ क्या है? टाउ एफ इज द फेलियर शेयर स्ट्रेस, मींस वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जिसके जिसपे सॉइल पे फेलियर आएगा।
टाउ एफ इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जिसपे सॉइल पे फेलियर आएगा, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो एक सॉइल मास विद मोबिलाइज कर सकती है उसको हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेंथ। कल मैंने डेफिनेशन में पढ़ाया। सो दैट मींस शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पे हमें निकल के आता है इज अ फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। आया समझ सबको? Yes, sir. महरुल्लाह मोहद्दिस हाइफला सबको समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। नाउ बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन मोहर ने एक ग्राफ दिया। बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन मोहर ने एक ग्राफ दिया। वो ग्राफ कुछ ऐसा आया, and that this graph was between shear stress and normal stress, और वो ग्राफ कुछ ऐसा आया। इस ग्राफ को हम बोलते हैं मोहरस फेलियर एनवलप। मोहरस फेलियर एनवलप। ना अगर आपको कोई सॉइल एनालाइज करनी हो तो आप क्या करोगे, आप उस सॉइल का मोहर सर्कल ड्रॉ करोगे ऑन दिस ग्राफ। ठीक है, अगर आपको कोई सॉइल एनालाइज करनी हो तो आप क्या करोगे, उस सॉइल का मोहर सर्कल ड्रॉ करोगे ऑन दिस ग्राफ। अगर उस सॉइल का मोहर सर्कल लाई करता है बिलो दिस फेलियर एनवलप, अगर उस सॉइल का मोहर सर्कल लाई करता है बिलो दिस फेलियर एनवलप, सो दैट मींस दैट सॉइल इज स्टेबल। वो सॉइल स्टेबल है और उसमें अभी फेलियर नहीं आने वाला है। दैट सॉइल इज स्टेबल एंड उसमें अभी फेलियर नहीं आने वाला है। इसी तरह अगर आपके पास एक सॉइल है जिसमें जब आपने मोहर सर्कल प्लॉट किया उसका मोहर सर्कल टच करता है इस फेलियर एनवलप को। ठीक है, अगर आपके पास एक ऐसी सॉइल है जिसका अगर आपने मोहर सर्कल बनाया तो उसका मोहर सर्कल टच करता है इस मोहर फेलियर एनवलप को, सो दैट मीन्स उस सॉइल में फेलियर इमिनेंट है, रेडी है। ठीक है, सो दैट मीन्स उस सॉइल में फेलियर रेडी है, किसी भी टाइम आ सकता है। अब देखो यहां पे, अब आप बोलोगे सर अगर कोई ऐसी सॉइल है जिसका अगर हम मोहर सर्कल प्लॉट करें उसका मोहर सर्कल इस फेलियर एनवलप के ऊपर आए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी सॉइल का मोहर सर्कल फेलियर एनवलप को टच ही करता है, जब फेलियर एनवलप को टच करता है, सो दैट मींस वहां पे किसी प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं और वहां पे अब फेलियर आएगा। जब यहीं पे फेलियर आएगा तो उसके बाद स्ट्रेसेस डिक्रीज होंगे। जब स्ट्रेसेस डिक्रीज होंगे तो मोहर सर्कल फेलियर एनवलप के ऊपर नहीं आ सकता है। हो गया क्लियर? सर ये लास्ट वाला पॉइंट प्लीज रिपीट कीजिए। हाँ, तो मैंने बोला अगर मैंने बोला जब सॉइल अगर किसी सॉइल का मोहर सर्कल आप बनाते हो एंड दैट मोहर सर्कल टचेस द फेलियर एनवलप, तो उसका मतलब है कि इस सॉइल में नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस किसी प्लेन में क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में बन चुके हैं, जो ना मोहर ने कहा था। जब क्रिटिकल कॉम्बिनेशन में वो बन गए हैं तो वहां पे अब फेलियर किसी भी टाइम आ सकता है, मींस फेलियर आएगा अब वहां पे। तो जब यहाँ पे फेलियर आएगा तो द स्ट्रेसेस विल डिक्रीज, उसके बाद स्ट्रेसेस डिक्रीज होंगे। तो दैट मींस मोहर सर्कल फेलियर एनवलप के ऊपर बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। हो गया क्लियर? यस सर हुआ क्लियर। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. सर हो गया। जी ओके सर। ओके। उसके बाद आया एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था कॉलम। कॉलम ने क्या किया, कॉलम ने शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट किया एज लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस।
ठीक है, कॉलम ने क्या किया, कॉलम ने shear strength ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट किया एज लीनियर फंक्शन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, और एक इक्वेशन दी, वो इक्वेशन क्या थी, S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi. This equation is known as Mohr-Coulomb equation. इस इक्वेशन को हम बोलते हैं मोहर-कॉलम इक्वेशन। यहाँ पे S क्या है, S है shear strength of soil, C क्या है, C है कोहिजन ऑफ द सॉइल। अब कोहिजन क्या है आप लोगों को पता है, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द नॉर्मल स्ट्रेस, एंड फाई क्या है, फाई इज नोन एज एंगल ऑफ, एंगल ऑफ क्या कहते हैं फाई को, Internal friction. इंटरनल फ्रिक्शन। अब पता है ना वो क्या होता है, जी सर। Yes sir. phi is known as angle of internal friction. ओके, तो अगर आप देखोगे कॉलम की ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल सिमिलर है दिस इक्वेशन से। ये इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है इस इक्वेशन से, और ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ है, ये किसकी इक्वेशन है, ये है Straight इक्वेशन line. ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम ने, इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम ने मोहर्स फेलियर एनवलप जो कि कर्व्ड था उसको रिप्लेस किया बाय अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका मतलब है कॉलम ने क्या किया, कॉलम ने मोहर्स फेलियर एनवलप को जो कि कर्व्ड था उसको रिप्लेस किया बाय अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज द न्यू फेलियर एनवलप, और इसको हम बोलते हैं, अब हम इसको हम बोलते हैं मोहर कॉलम्स फेलियर एनवलप, या सिंपली फेलियर एनवलप आप इसको कहते हैं। अब इसमें सी क्या है, सी आपको पता है कोहिजन है, ठीक है, सी आपको पता है कोहिजन है। तो कॉलम ने क्या बताया, कॉलम ने बताया कि जो फेलियर एनवलप है आप देखो ये कितना इंटरसेप्ट बनाता है विद वर्टिकल एक्सिस, वो इतना हो गया, ये मेजर कर लो, दिस विल गिव यू द कोहिजन ऑफ द सॉइल। इसके अलावा आप देखो ये फेलियर एनवलप हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, दिस ये मेजर कर लो, दिस विल बी योर एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन। तो उसने फर्दर बताया कि सी एंड फाई को हम बोलते हैं shear strength parameters of soil। सी एंड फाइव को हम बोलते हैं shear strength parameters of soil। ओके, ठीक है। अब सी जो है कोहिजन मैंने आपको बताया ये नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, सी मैंने आपको बताया कि ये नॉर्मल स्ट्रेस पे डिपेंड नहीं करता है। हमने कल देखा आप नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज कर लो डिक्रीज कर लो या गायब भी कर लो कोहिजन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है,
जितना कोहिजन पहले था उतना कोहिजन बाद में भी होगा। बट फाई डिपेंड करता है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है डायरेक्टली नॉर्मल स्ट्रेस पे। तो जितना नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होगा उतना फ्रिक्शन इंक्रीज होगा एंड उतना शेयर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? जी सर। ये सब लोग क्यों नहीं बताते हो आप? सब लोग बोलो ना। जी सर क्लियर है। ओके, नाउ दिस इज अ फेलियर एनवेलप। मान लो ये फेलियर एनवेलप आप लोगों ने प्लॉट किया है किसी सॉइल के लिए। ये है टाउ एक्सिस एंड दिस इज सिग्मा एक्सिस। और आप लोगों ने किसी सॉइल का मोहर सर्कल प्लॉट किया तो उस सॉइल का मोहर सर्कल कुछ ऐसे आया। आप लोगों ने किसी सॉइल का मोहर सर्कल प्लॉट किया तो उस सॉइल का मोहर सर्कल कुछ ऐसा आया। तो आप लोगों ने किसी सॉइल का मोहर सर्कल प्लॉट किया, उस सॉइल का मोहर सर्कल ऐसे आया। तो इसका मतलब क्या है कि इस सॉइल में अब क्या आने वाला है? फेलियर आने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका मोहर सर्कल टच कर रहा है फेलियर एनवेलप को। सो दैट मीन्स यहाँ पे किसी प्लेन पे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बन गई है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेसेस की, तो अब इसमें फेलियर आने वाला है। अब अगर आपको देखना होगा कि किस प्लेन पे फेलियर आ रहा आने वाला है, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली देखना है कि ये मोहर सर्कल कहाँ पे है टेंजेंट टू दिस फेलियर एनवेलप। वो यहाँ पे है। तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है? सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है अप टू द पोल। ठीक है? आपको देखना है, अगर आपको देखना होगा कि आप किस प्लेन पे फेलियर आने वाला है, तो आपको क्या करना है? आपको देखना है कि मोहर सर्कल जो है ये कहाँ पे टैजेंट है टू दिस फेलियर एनवेलप। वो हो गया यहाँ पे। यहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे अप टू द पोल। ये आपको पता है पोल है। और यहां पे आप सीधा एंगल मेजर करोगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज थीटा। So that means theta will be the angle of failure of the failure plane. थीटा होगा, किसका एंगल होगा? फेलियर प्लेन का एंगल होगा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है? सो दैट मीन्स थीटा विल बी द एंगल ऑफ द फेलियर प्लेन विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। और हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको पता है हम रखते हैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन इन सॉइल इंजीनियरिंग। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया सबको? जी Yes, सर। sir. हो गया। हम्म? जी सर हो गया ओके ओके क्लियर। ओके ओके ओके। नाउ अब हमें ये फेलियर एंगल निकालना है। ये फेलियर एंगल कितना होता है ये हमें निकालना है। थीटा कितना होता है ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे, गौर से सुनना। तो हम क्या करेंगे, मान लो सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, तो हम काम करेंगे यहाँ पे, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू द सेंटर। ये हमने एक लाइन ड्रॉ की। अगर ये सी है, इस पॉइंट का नाम पॉइंट बी रख लो। रिमेंबर, अगर एज सर्कल के एज पे के पास एक एंगल बन रहा है थीटा, तो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? कल भी बताया मैंने, ट्वाइस थीटा। ट्वाइस थीटा। ओके, नाउ अगर मैं इस फेलियर एनवेलप को एक्सटेंड करूं, नाउ अगर मैं इस फेलियर एनवेलप को क्या करूं? एक्सटेंड करूं लाइक दिस। ठीक है? और यहां पे भी इस एक्सिस को भी मैं एक्सटेंड करूंगा। खैर, तो आपको पता है यहां पे, आपको पता है
ये जो फेलियर एनवलप एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो कितना होता है? फाइव। पाई। शाबाश। अगर मैं इसी लाइन को एक्सटेंड करूं तो यहां पे भी ये एंगल कितना बनाएगा? फाइव। फाइव। बिल्कुल सेम होगा। अब इस पॉइंट का नाम रख लो कुछ, ए बी सी तो रखा है हमने, डी रख लो ना। अब रही बात एंगल बी की, ये वाला एंगल आपको पता है ए टेंजेंट फॉर्म्स 90 डिग्री एंगल विद द रेडियस। आपको पता है एक टेंजेंट 90 डिग्री एंगल बनाती है विद रेडियस, सो दैट मींस दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। तो अगर हम काम करें इन ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC लेंगे। कौन सा ट्रायंगल हो गया? DBC, ये वाला। इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी मींस सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना है? 5 प्लस ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा। 180 माइनस 2 थीटा। तो प्लस 180 माइनस ट्वाइस थीटा, इट विल बी इक्वल टू टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 180 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस थीटा। तो थीटा हमें मिलेगा, किसके बराबर मिलेगा? 45 डिग्री प्लस 5/2। सो ये है। अब चूंकि थीटा जो है किस एंगल का, किसका एंगल है? इट इज द एंगल ऑफ द फेलियर प्लेन। तो थीटा को हम यहाँ पर लिखते हैं एज थीटा एफ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हमें मिला फेलियर प्लेन का एंगल कितना होगा विद हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन हम रखते हैं मेजर प्रिंसिपल प्लेन। यहां तक समझ आया सबको? यस सर। अच्छे से समझ आया? यस सर। ये वैसे आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा था ना सबने? यस सर। सबने पढ़ा था? नो सर। मिस किसको हो गया था? सर मुझे हुआ था। इरम को हो गया था, और किसी को? मुझे। और संदूस को भी? हाँ। और मुहद्दिसों का। मुहद्दिसा तो मिस ही होती है, वो तो वैसे भी नहीं दिखती है। ठीक है, अब समझ आया आप लोगों को? आप तीनों को अच्छे से समझ आया? यस सर। यस सर। ओके ओके, सो दिस इज द फेलियर एंगल। नाउ इस मोहर कॉलम थ्योरी से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पता चला। इस मोहर कॉलम थ्योरी से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। क्या मिलता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिलता है। अब वो कंक्लूजन क्या है आप लोग अभी समझोगे। अब ये देखो, यहाँ पे मोहर सर्कल है, गौर से सुनना। यहाँ पे मोहर सर्कल है, यहाँ पे टच, मोहर सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है। तो फेलियर किस प्लेन में आ रहा है? फेलियर आ रहा है प्लेन ए बी में। प्लेन ए बी में, प्लेन ए बी में फेलियर आ रहा है। अगर हम इस प्लेन ए बी पे देखेंगे शेयर स्ट्रेस कितना है, तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली इसका वर्टिकल कोऑर्डिनेट देखना है। तो वो इतना आएगा, यहां से लेके यहां तक। तो इतना शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है किस पे? इस प्लेन ए बी पे। तो अगर हम देखेंगे क्या ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहा है? क्या ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है? नहीं, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस नहीं है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्लेन, ये वाला प्लेन एट द, ये वाला प्लेन अगर हम देखेंगे जिसका एंगल होगा 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, ये वाला प्लेन, इसका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अगर हम इस पे देखेंगे शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है, तो देख लो वर्टिकल कोऑर्डिनेट, वो तो इतना आ रहा है।
ये है टाउ मैक्स है। आप लोग समझ रहे हो? प्लेन ए बी कौन सा प्लेन है जहां पे फेलियर आ रहा है, और उस प्लेन ए बी पे शेयर स्ट्रेस कितना आ रहा है, टाउ आ रहा है। अब एक और प्लेन है ए एफ। ए एफ एक और प्लेन है जिसका एंगल है 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, और उस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस ज्यादा, सबसे ज्यादा आ रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आ रहा है, और उस प्लेन पे फेलियर नहीं आ रहा है। आप लोग समझ रहे हो? Yes, sir. तो क्यों? तो अगर इस प्लेन ए एफ पे सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेस आ रहा है, इस पे फेलियर क्यों नहीं आता है? तो फेलियर किसी और प्लेन पे आ रहा है जिसपे शेयर स्ट्रेस इस प्लेन से कम ही है। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इस प्लेन ए बी में क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनती है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेसेस की, जिसकी वजह से इसी प्लेन पे फेलियर आता है। जबकि उस प्लेन पे फेलियर नहीं आता है जिस प्लेन पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्ट करता है। हो गया क्लियर सबको कि रिपीट करूं? रिपीट करना है इफला? No, sir, हो गया clear. सुंदस मुहद्दिसा इरम, Sir, हो गया clear. नो सर, हो गया क्लियर। हो गया क्लियर? तो Yes, sir. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें किससे मिला? मोर कॉलम थ्योरी से मिला। क्या कंक्लूजन मिला? कंक्लूजन ये मिला कि जिस प्लेन पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्ट करता है उस प्लेन पे फेलियर नहीं आता है, जबकि किसी और प्लेन पे फेलियर आता है जिसपे शेयर स्ट्रेस जो है कम होता है एज कंपेयर टू द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अब रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि क्योंकि इस प्लेन पे क्रिटिकल कॉम्बिनेशन बनती है नॉर्मल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेसेस की, जिसकी वजह से इसमें फेलियर आता है। और एंड ऑलवेज रिमेंबर, जो फेलियर प्लेन होता है उसमें टाउ बाय सिग्मा का रेशियो जो है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, इसमें टाउ बाय सिग्मा का रेशियो, टाउ इज द शेयर स्ट्रेस, सिग्मा इज द नॉर्मल स्ट्रेस, ये रेशियो जो है ये मैक्सिमम होता है जिस प्लेन पे फेलियर आता है। नाउ यहां पे एंगल ऑफ फेलियर प्लेन, फेलियर प्लेन का एंगल कितना होता है? थीटा एफ। वो हमने अभी देखा, वो होता है 45 प्लस 5/2, 45 डिग्री प्लस 5/2। इसी तरह एंगल ऑफ प्लेन हैविंग मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, अब इस प्लेन की इंक्लिनेशन कितनी होती है जिसपे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्ट करता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है? तो अगर हम देखेंगे ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है, टाउ मैक्स। तो वो हमें ये वाला कोऑर्डिनेट देखना है, यहां से लेके यहां तक देखना है। तो यहां से लेके यहां तक वो आएगा सिंपली, अगर हम ऐसे देखेंगे यहां से लेके यहां तक आएगा, आएगा सी एफ आएगा। एंड व्हाट इज सी एफ? सी एफ जो है, सी एफ क्या है? सी एफ है रेडियस, रेडियस। तो दैट मींस टाउ मैक्स जो है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो आता है सॉइल में, वो आता है रेडियस। रेडियस किसके बराबर होती है? σ1 माइनस σ3/2। हो गया क्लियर? Yes, sir. नाउ हमारे पास कुछ क्लेई सॉइल्स है, हमारे पास कुछ क्लेई सॉइल्स है।
जिन पे सारी shear strength होती है ड्यू टू द कोहिजन ऑफ द सॉइल, उनमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सारी shear strength is because of the cohesion of the soil। उस केस में अगर हम फेलियर एंगल देखेंगे, फेलियर एंगल किसके बराबर होता है? 45 डिग्री प्लस 5/2। बट इन क्लेई सॉइल में फ्रिक्शन तो होता ही नहीं है, सो दैट मीन्स इन दिस केस फाई का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। सो फेलियर एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। सो इसका मतलब है सम क्लेई सॉइल्स आर द ओनली सॉइल्स जो उसी प्लेन पे फेल होती हैं जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। आया समझ? Yes, sir. सबको समझ आया? सबको समझ आया कि रिपीट करूं? सुंदुस मुहद्दिसा, सर ये लास्ट वाली लाइन रिपीट कीजिए। लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बताया। कुछ क्ले सॉइल्स के लिए फेलियर प्लेन जो है, फेलियर प्लेन का एंगल आता है 45 डिग्री। और आपको पता है 45 डिग्री किस प्लेन का एंगल होता है? 45 डिग्री उस प्लेन का एंगल होता है जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। सो दैट मीन्स कुछ क्ले सॉइल्स उसी प्लेन पे फेल होते हैं जिस प्लेन पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्ट करता है। वरना आपको पता है, वरना बाकी सॉइल्स किस प्लेन पे एक्ट, किस प्लेन पे फेल होते हैं? इस वाले प्लेन पे फेल होते हैं। आया समझ? यस सर। रिपीट करना है और किसी के लिए? और किसी के लिए रिपीट करना है? नो सर, आया समझ। ओके, चले आगे। Yes, sir. ओके 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 ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक इसी के साथ। हाँ, उसके बाद आया टरजागी। टरजागी ने यहाँ पे दो बातें बताई। पहली बात उसने जो बताई वो ये बताई कि सी एंड फाई जो है, इनको जो हम कहते हैं शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स, ये सॉइल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, टरजागी ने क्या बताया कि ये जो शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर सी एंड फाई है, ये सॉइल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये चेंज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपने किस टेस्ट से निकाले। ठीक है, ये चेंज होते हैं और ये डिपेंड करता है आपने किस टेस्ट से निकाले और वहां पे क्या ड्रेनेज कंडीशन है, और वहां पे क्या ड्रेनेज कंडीशन है। क्लियर? और दूसरी बात इसने बताई कि शेयर स्ट्रेंथ जो है वो लीनियर फंक्शन नहीं है नॉर्मल स्ट्रेस की, बट शेयर स्ट्रेंथ जो है वो लीनियर फंक्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस की। ठीक है, दूसरी बात टरजागी ने बताई कि जो शेयर स्ट्रेंथ है सॉइल की वो लीनियर फंक्शन नहीं है नॉर्मल स्ट्रेस की, वो लीनियर फंक्शन है इफेक्टिव स्ट्रेस की। तो उसके बाद इसने अपनी इक्वेशन दी और वो इक्वेशन कुछ ऐसे थी, S इज इक्वल टू सी डैश प्लस सिग्मा डैश tan फाई डैश। और इस इक्वेशन का नाम उसने दिया रिवाइज्ड मोहर कॉलम थ्योरी। इस इक्वेशन का नाम उसने दिया रिवाइज्ड मोहर कॉलम थ्योरी। ओके, अब इसमें क्या है? सी डैश एंड फाई डैश, यह है शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस।
ठीक है। C डैश एंड फाइव डैश क्या है? शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस। और इफेक्टिव स्ट्रेस आपको पता है किसके बराबर होता है? टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। किसी भी सॉइल में अगर आपको निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आ रहा है, वो होता है बराबर टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। यहां तो क्लियर है सबको? Yes, sir. अब नेक्स्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक इसी के साथ है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ मोहर कॉलम थ्योरी। लिमिटेशंस ऑफ मोहर कॉलम थ्योरी। अजान से डिस्टर्ब हो रहे हो? जल्दी बताओ। No, sir. ज्यादा ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा वॉल्यूम है अजान का? No, sir. ओके ओके। अब मोहर कॉलम थ्योरी की क्या क्या लिमिटेशन है? तो पहला लिमिटेशन इस थ्योरी का ये है कि इस थ्योरी में हमें इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस का क्या रोल है वो नहीं पता चलता है। ठीक है, इस थ्योरी में हमें इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस का रोल पता नहीं चलता है, ना ही हमें पता चलता है कि उससे इफेक्ट स्ट्रेस, उससे क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता चलता है कि इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस से क्या इफेक्ट आ रहा है। दूसरा ड्रॉबैक इसका ये है कि इसमें मोहर कॉलम थ्योरी ने एक कर्व्ड फेलियर एनवेलप को रिप्लेस किया बाय अ स्ट्रेट फेलियर एनवेलप। ठीक है, दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इस मोहर कॉलम थ्योरी ने एक कर्व्ड फेलियर एनवेलप को रिप्लेस किया बाय स्ट्रेट फेलियर एनवेलप, जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते हैं, जिसकी वजह से जो हमें रिजल्ट्स आते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते हैं। और तीसरा ड्रॉबैक ये है कि कुछ क्लेई सॉइल्स में जो शेयर स्ट्रेंथ है वो होली एंड सोली होती है बिकॉज ऑफ कोहीजन। कुछ क्लेई सॉइल्स में जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो होती है होली एंड सोली बिकॉज ऑफ कोहीजन। तो उन सॉइल्स में नॉर्मल स्ट्रेस का कोई रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से उन सॉइल्स में भी मोहर कॉलम थ्योरी हम यूज नहीं कर सकते। आया समझ सबको? जी सर। Yes, sir. क्लियर है? डाउट है कहीं पे? नो सर। ओके, तुम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, हमें न्यूमेरिकल करने हैं, हम एक साथ करेंगे वो न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टेस्ट्स एंड ड्रेनेज कंडीशंस। टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड ड्रेनेज कंडीशंस। एक मिनट वेट कर लो। ओके, तो शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट हम करते हैं, कोर्स से सुनना, मैं क्या बताऊंगा। शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट हम करते हैं टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ सॉइल। और शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ सॉइल कौन कौन सा है? C एंड Phi है। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ टेस्ट हम करते हैं ये दो पैरामीटर्स निकालने के लिए। फिर जब हमने ये दो पैरामीटर्स निकाले, फिर हम इक्वेशन यूज करते हैं S इज इक्वल टू C प्लस सिग्मा tan phi, और उस सॉइल की हम निकालते हैं फिर शेयर स्ट्रेंथ। अब ये शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकालने के लिए हमारे पास चार टाइप्स ऑफ टेस्ट्स है। पहला है डायरेक्ट शेयर टेस्ट,
जिसको DST कहते हैं। दूसरा है ट्राई एक्शियल कंप्रेशन टेस्ट, जिसको हम TCT कहते हैं। नेक्स्ट है अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट, जिसको UCT कहते हैं या सिंपली UC कहते हैं। और नेक्स्ट है वेन शियर टेस्ट। ठीक है, ये 4 टेस्ट्स है, शियर स्ट्रेंथ टेस्ट्स है, जिनसे हम ये शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। अब इन शियर स्ट्रेंथ टेस्ट्स में गौर से सुनना, इन शियर स्ट्रेंथ टेस्ट्स में जब हम करते हैं तो हमारे पास 2 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 स्टेज होते हैं टेस्ट के। एक होता है कंसोलिडेशन स्टेज, कंसोलिडेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, एक सॉइल सैंपल को प्रेशर अप्लाई करते हैं हर साइड से विद वाटर। ठीक है, कंसोलिडेशन स्टेज में हम क्या करते हैं, एक सॉइल सैंपल को प्रेशर अप्लाई करते हैं हर साइड से विद वाटर, ताकि ये सॉइल सैंपल कंसोलिडेट हो, ताकि ये सॉइल सैंपल कंसोलिडेट हो। सो दिस इज द कंसोलिडेशन स्टेज। एंड ये कंसोलिडेशन प्रेशर कैसे अप्लाई करते हैं, वाटर से अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वो वाटर से अप्लाई करते हैं। किस लिए अप्लाई करते हैं, ताकि ये सॉइल सैंपल कंसोलिडेट हो। और ये जो प्रेशर होता है जो हम अप्लाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं कन्फाइनिंग स्ट्रेस, या हम इसको बोलते हैं सेल प्रेशर। ठीक है, कन्फाइनिंग स्ट्रेस या सेल प्रेशर इसको हम बोलते हैं। दूसरा होता है डिविएटर स्टेज या शेयर स्टेज। शेयर स्टेज, शेयर स्टेज में हम इस सॉइल सैंपल को क्या करते हैं, या तो वर्टिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टेस्ट। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टेस्ट, कौन सा टेस्ट हम कर रहे हैं। और इस स्ट्रेस से, चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, ये स्ट्रेस हम तब तक अप्लाई करते हैं जब तक कि सॉइल सैंपल फेल ना हो। ठीक है, पहले स्टेज में वाटर प्रेशर अप्लाई करते हैं ताकि सॉइल सैंपल कंसोलिडेट हो, और दूसरे स्टेज में या तो वर्टिकल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ताकि सॉइल सैंपल जो है वो फेल हो जाए। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. sir. अब हमारे पास उसके बाद आती है ड्रेनेज कंडीशंस। इसके बाद आती है ड्रेनेज कंडीशंस। अब हमारे पास जो है 3 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज कंडीशंस होती है। हमारे पास अब 3 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज कंडीशंस होती है जो हम यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टेस्ट्स। पहली ड्रेनेज कंडीशन है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, इसको हम UU भी कहते हैं। अनकंसोलिडेटेड मींस आपको पता है हमारे टेस्ट्स में 2 स्टेजेस होते हैं, कंसोलिडेशन स्टेज एंड शेयर स्टेज। अनकंसोलिडेटेड मींस पहले स्टेज में हम सॉइल सैंपल को कंसोलिडेट होने नहीं देते हैं,
नो कंसोलिडेशन मीन्स पहले स्टेज में हम सॉइल सैंपल को कंसोलिडेट होने नहीं देते हैं। अनड्रेन टेस्ट मीन्स दूसरे स्टेज में हम ड्रेनेज अलो नहीं करते हैं, नो ड्रेनेज। पहले स्टेज में हम कंसोलिडेशन अलो नहीं करते हैं और दूसरे स्टेज में ड्रेनेज अलो नहीं करेंगे। अब कंसोलिडेशन कब नहीं होगा? अगर आप एक सॉइल सैंपल में प्रेशर अप्लाई कर रहे हो हर साइड से, तो यहां से पानी बाहर निकलेगा, इस सॉइल सैंपल में से पानी बाहर निकलेगा और इसका वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। अब कितना वॉल्यूम इसका कम होगा? जितना पानी इससे बाहर आएगा, ठीक है, जितना पानी बाहर आएगा उतना ही वॉल्यूम इस सॉइल सैंपल का कम होगा। मींस जितना पानी बाहर आएगा उतना ही ये सॉइल सैंपल कंसोलिडेट होगा। अब हमें यहां पे कंसोलिडेशन अलो नहीं करना है, सो दैट मीन्स हम यहां पे ड्रेनेज अलो नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहां पे ड्रेनेज अलो नहीं करेंगे तो पानी बाहर नहीं आएगा। जब पानी बाहर नहीं आएगा तो ये सॉइल सैंपल कंसोलिडेट ही नहीं करेगा। सो दैट मीन्स इन अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट हम पहले स्टेज में भी ड्रेनेज अलो नहीं करते हैं और दूसरे स्टेज में भी हम ड्रेनेज अलो नहीं करते हैं। अब देखो यहां पे जब हम ड्रेनेज अलो नहीं कर रहे हैं तो इस स्टेज में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। इस स्टेज में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा और इस स्टेज में भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। दोनों स्टेज में एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। आया समझ? Yes. Yes, sir. अच्छे से सबको समझ आया? Yes, sir. किसी को रिपीट करना है? इफला? Sir, ओके। ना दूसरी ड्रेनेज कंडीशन है कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, जिसको हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? सीयू कंडीशन कहते हैं। अब कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट में हम क्या करते हैं? तो पहले स्टेज में कंसोलिडेशन अलो करते हैं। तो कंसोलिडेशन अलो कैसे करेंगे? हम ड्रेनेज को अलो करेंगे। और दूसरे स्टेज में हम अनड्रेन्ड है, ड्रेनेज अलो नहीं करेंगे। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि पहले स्टेज में जो है, जब कंसोलिडेशन आप अलो कर रहे हो तो यहां पे कोई भी एक्सेस, इस स्टेज में नो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा, कुछ भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। नो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप्स। और जब दूसरे स्टेज में आप ड्रेनेज अलो नहीं कर रहे हो तो यहां पे एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। हो गया क्लियर? अब नेक्स्ट है कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, जिसको हम कहते हैं सीडी टेस्ट। अब ये तो अंडरस्टूड है, पहले स्टेज में हम कंसोलिडेट अलो करते हैं, मींस हम ड्रेनेज को अलो कर रहे हैं, तो मींस एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा, मींस एक्सेस
पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। और दूसरे स्टेज में भी हम जब ड्रेनेज अलो कर रहे हैं तो दूसरे स्टेज में भी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप नहीं होगा। तो बताओ जरा, यहां तक समझ आया सबको? यस सर, समझ आया। Yes, sir. अच्छे से समझ आया? Yes. अच्छे से समझ आया सबको? Yes, sir. आज के लिए इतना काफी है। Yes, sir. कल कितने बजे क्लास दोगे? सर इनकी एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स इनकी? ओके। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले यूयू कंडीशन कहाँ साइमुलेट होती है? यूयू कंडीशन साइमुलेट होती है वहां पे, फॉर एग्जांपल आप एक रीसेंट लैंडफिल में आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हो, तो वहां पे यूयू कंडीशन साइमुलेट होगी। अगर आप एक रीसेंट लैंडफिल में कंस्ट्रक्शन करोगे तो वहां पे यूयू कंडीशन साइमुलेट होगी। क्यों? क्योंकि जब आप वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वो रीसेंट लैंडफिल है, वो उसमें बड़ाई की गई है, तो उसमें अभी एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप ही हो रहा होगा। जब पूरा एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा उसके बाद वो पानी वहां से निकलेगा। लेकिन चूंकि वो रीसेंट लैंडफिल है, आप उस पर डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो अभी उसमें एक्सेस पोर वाटर प्रेशर ही अभी डेवलप हो रहा है। सो दैट कंडीशन विल साइमुलेट टू यूयू कंडीशन। इसी तरह सीडी कंडीशन मैंने आपको बताया कहां पे साइमुलेट होगी। सीडी मींस कंसोलिडेशन ड्रेन टेस्ट। ये कहां पे साइमुलेट होगी? ये साइमुलेट होगी जहां अगर आपने एक कंसोलिडेटेड सॉइल में, एक पूरी कंसोलिडेटेड सॉइल है, वहां पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वहां पे सीडी कंडीशन साइमुलेट होगी। फॉर एग्जांपल, किसी सॉइल पे कोई स्ट्रक्चर था, आपने ये स्ट्रक्चर डेमोलिश किया, कि आप लोगों ने डेमोलिश है। अब इसी सॉइल पे जो यहां पे है, चूंकि ये तो कंसोलिडेट हुई होगी अंडर दिस लोड, तो यहीं पे अगर आप नया स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करोगे तो यहां पे जो कंडीशन होगी दैट विल साइमुलेट टू सीडी कंडीशन। क्यों? क्योंकि ये सॉइल तो पूरी कंसोलिडेट हुई होगी, इसमें तो पानी भी ड्रेन आउट हुआ होगा, तो इस वजह से ये कंडीशन कौन साइमुलेट करेगी? सीडी कंडीशन साइमुलेट करेगी। तो अगर आपको यहाँ पे ट्रायक्सल टेस्ट करना पड़ेगा, ट्रायक्सल टेस्ट के लिए आप ड्रेनेज कंडीशन रखोगे सीडी। यहां तक आया समझ? समझ आया कि रिपीट करूं? सर आया समझ? यस सर, आया समझ। अब रही बात सीयू की। सीयू कंडीशन साइमुलेट होती है इन अर्दन डैम्स अंडर, कहां पे? अंडर सडन ड्रॉ डाउन कंडीशन। ठीक है, मींस अगर एक अर्दन डैम है जो पानी को यहां से रिटेन कर रहा है एंड अचानक से पानी की लेवल डाउन हो जाती है, तो यहां पे जो कंडीशन साइमुलेट हो रही है वो होगी सीयू कंडीशन। क्लियर? यस सर। तो काफी है आज के लिए। सर यूयू टेस्ट में आपने बोला ना हम कंसोलिडेशन अलो नहीं करते हैं, तो उसमें क्या फायदा है फिर, मतलब ये वाटर प्रेशर अप्लाई करने का? एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हमें देखना है ना कितना डेवलप होगा। यस सर। आया समझ? यस सर। यस सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है? और किसी को कोई क्वेश्चन है? फिर क्लास एंड करें? यस क्लास एंड करें कि और पढ़ोगे? नहीं सर, सर इतना काफी है। ओके, तो कल कितने बजे दोगे क्लास? कल दोगे सुबह क्लास 7 बजे? यस सर, यस सर, सुबह ही देंगे। Sir, yes, sir. जी सर। 7 बजे? जी सर। Sir. ठीक है,
तो कल इंशाल्लाह सुबह ही 7 बजे क्लास देंगे। और स्टिल अगर आज का लेक्चर भी होगा, ये भी रिकॉर्डेड होगा, वॉइस ऐप पे ही होगा, अगर किसी को फर्दर कोई कंफ्यूजन है तो वो देख लेना, वहीं पे देख लेना। और मुझे बताना कि वहां से डाउनलोड होता है वीडियोस, ये वाले वीडियोस वहां से डाउनलोड होते हैं? नो आप लोग सर। ट्राई कर लेना, फिर मुझे बताना। लैपटॉप से देखना, लैपटॉप से शायद डाउनलोड होंगे, ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे देखना, मत डाउनलोड होंगे। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।